For more law related videos, please subscribe our channel. So our today's topic of discussion is salient features of the constitution. तो जब से कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ है और अब तक आके बहुत सारे सब्सटेंशियल चेंजेस हुए हैं, लेकिन फाइनली केशवानंदा भारती केस में ये हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट लाया जाए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. If anyone wants the PDF of whatever I have taught, they can comment below. तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं. एक होता है रिटन, एक होता है अनरिटन. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो अनरिटन है, और वहीं पे जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है. अब बहुत ज़्यादा लेंदी है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसके पीछे रीज़न क्या है कि वाई इट इज़ सो लेंदी? तो 4 फैक्टर्स हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स? लेट्स स्टडी दिस. पहला, जोग्राफिकल फैक्टर्स. हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है और बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंदी है. दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर्स. लाइक जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बल्कि क्रिटिसिज्म माना जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि आधे से ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर्ड है. जितना भी हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट है, बहुत सारी चीज़ें जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है. तो दूसरा रीज़न ये हो गया. तीसरा रीज़न ये है कि हम लोगों के पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है. हमारे पास स्टेट का भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे पास सेंटर का भी वही कॉन्स्टिट्यूशन है. तो दोनों के पास, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंटर, दोनों का ही हमारे पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है. नाउ लास्ट वन इज डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज. लाइक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उसमें जो लीगल ल्यूमिनरीज थे उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था. तो ये 4 रीज़न है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी क्यों है. नाउ ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे एंड इसके अंदर 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे. लेकिन जो हमारा प्रेजेंट है, इतने सारे अमेंडमेंट्स चेंजेस होने के बाद अब इसके अंदर 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं. सो वी आर डन विद द फर्स्ट फीचर. नाउ सेकेंड वन इज दैट इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. ये बहुत सारे लोग का ऐसा कहना है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास खुद का कुछ नहीं है, सब चीज़ इसमें से बोरो की जाती है. और ये भी कहा जाता है कि लुकिंग ओवर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे, सब कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद ध्यान में रखते हुए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है. तो जहाँ तक है ये बात सही भी है. नाउ आई विल टेल यू कि ये मैं ऐसा क्यों कहा जाता है. जो हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. और जो हमारा फिलोसफिकल पार्ट है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब कहाँ से आया है? अमेरिकन और इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया ये सब हमारे पास. उसके बाद लाइक आई विल शो यू कि कहाँ कौन सा पार्ट कहाँ से आए लेटर इन दिस वीडियो. सो इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज. लाइक वी हैव बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडा, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस एंड सो ऑन. नाउ our third feature is blend of rigidity and flexibility. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना ही तो ज़्यादा रिजिड है और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. अब इसका मतलब क्या है? रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, इनका मतलब क्या है? सो रिजिड उसे कहा जाता है जैसे उसे चेंज करने के लिए हमें किसी स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत हो. ठीक है, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात बता रही हूँ, वो बहुत रिजिड है. उसमें अगर हमें कोई भी चेंज लाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अमेंडमेंट के लिए. लेकिन वहीं पे जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए जैसे कोई ऑर्डिनरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन पे जिस तरीके से अमेंडमेंट लाया जाता है, उसी तरीके से उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट लाया जा सकता है. लेकिन हमारा ना ही तो ज़्यादा रिजिड है और ना ही हमारा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. ना आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. तो जो हमारे पास आर्टिकल 368 है, उसके अंडर हमें अमेंडमेंट लाने के लिए 2 प्रोसीजर होते हैं. पहला,
पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड स्पेशल मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी मतलब होती है 2/3, जो हमारा 2/3 है, 2/3 पार्लियामेंट के मेंबर्स इसको एग्री करें, ईच हाउस ऑफ द मेंबर्स इसे एग्री करें 2/3। और दूसरा है कि हमें स्पेशल, दूसरा तरीका है अमेंडमेंट लाने के लिए, स्पेशल मेजॉरिटी तो हो ही हो, साथ में हमें रेटिफिकेशन लेना हो बाय जितने टोटल स्टेट्स हैं उनके आधा या आधा से ज़्यादा। और ये तो था आर्टिकल 368 में। लेकिन जो हमारा एक है एक और आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इसके अंदर जैसे कोई ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पीस रहता है, उसमें चेंज लाना हो तो हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ये सिंपल मेजॉरिटी, जो नॉर्मल हमारे जो हाउस रहता है पार्लियामेंट का, सिंपल मेजॉरिटी से इसमें चेंज लाया जा सकता है। सो नाउ अनदर वन इज अबाउट फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। अनदर फीचर इज फेडरल। ऐसा माना जाता है हमारा कि फेडरल है, ठीक है, और साथ में ये भी माना जाता है कि यूनिटरी भी है। सो ऐसा कहा जाता है कि फेडरल इन स्ट्रक्चर है लेकिन इट इज़ यूनिटरी इन स्पिरिट। तो ये ना अब समझते हैं कि क्या ये फेडरल है कि यूनिटरी है। देखो, फेडरल फीचर्स वो होते हैं कि जैसे दो गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट पे हमारा गवर्नमेंट होगा, एक सेंटर पे गवर्नमेंट होगा, और पावर जो रहेंगे डिवाइडेड रहेगा, स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड रहेगा और सेंटर के बीच में पावर डिवाइडेड रहेगा। और फेडरल सिस्टम में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, जैसे कि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा सुप्रीम माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड माना जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ईजिली कोई चेंज नहीं लाया जाएगा। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, कि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। लाइक व्हाट डू मीन बाय द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, विल एक्सप्लेन यू लेटर। इसका मतलब ये रहता है कि जो इंडिपेंडेंट, जो हमारी जुडिशरी है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती। तो ये सब कुछ फीचर्स है फेडरल सिस्टम में, जो कि हम अपने इंडिया में भी इंडिया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी हम देख सकते हैं। अब यूनिटरी पावर्स जैसे होती हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो हमारा सेंटर हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि तो हमारे साथ भी यही है, इंडियन में भी यही है कि जो सेंटर है बहुत स्ट्रांग है, सेंटर के पास सारी पावर है। अब एक जैसे सिंगल सिटीजनशिप है, हम लोगों के यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब ये नहीं है कि सेंटर और स्टेट के लिए हमें अलग अलग सिटीजनशिप मिले। जैसे अमेरिका में ऐसा है कि सेंटर की तरफ से एक सिटीजनशिप मिलेगी और जिस पर्टिकुलर आप स्टेट को बिलोंग करते हो आपको एक सिटीजनशिप देगी। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे में ऐसा नहीं है। बहुत रीजंस है इसके पीछे। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे हम कोई चेंज लाना चाहते हैं तो हम इजीली ला सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आर्टिकल 368 के अंडर बताया था, ऐसे करके। उसके बाद आता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। सब एक हायरार्की बनी रहती है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट रहेगा, उसके नीचे हाई कोर्ट रहेगा, उसके नीचे हमारे लोअर कोर्ट्स रहेंगे, उनमें एक हायरार्की बनी रहती है। तो हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है और हमारे अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं। तो ये सब बताते हैं, तो ये सब हमें साफ साफ बताते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल इन स्ट्रक्चर है लेकिन इट इज़ यूनिटरी इन स्पिरिट। हमारा दोनों का सिंथेसिस है, फेडरलिज्म और यूनिटरी फीचर, वैसे उसे फेडरल ही कहा जाता है। नाउ अनदर वन इज वी आर हैविंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्चुअली कहा किसे जाता है? दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, एक होता है पार्लियामेंट्री और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री एक होता है, एक प्रेसिडेंशियल होता है। तो जैसे कि आप अमेरिका में देखोगे तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वही ब्रिटेन में देखोगे, ब्रिटिश को देखोगे तो उन लोगों के पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है। बेसिकली ये होता क्या है, देखो, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम रहता है वो हमारे किसके ऊपर बेस्ड रहता है? कोऑर्डिनेशन। किसके बीच का कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव और जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स रहते हैं उन लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन के ऊपर बेस्ड रहता है। जैसे मैं आपको कुछ फीचर्स बता देती हूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। जैसे कि हमारे पास एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है और एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारा रियल एग्जीक्यूटिव है और जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। यहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी रूल चलता है, जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी वो लोग जीत जाएंगे। उसके बाद जो मिनिस्टर्स हैं उनकी लेजिस्लेचर में मेंबरशिप होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है चीफ मिनिस्टर की, और हमारा जो लोअर हाउस है उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ये कुछ फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
नाउ नेक्स्ट फीचर इज अबाउट सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी? देखो, ब्रिटेन में ऐसा होता है कि पार्लियामेंट को सॉवरीन माना जाता है, कि अगर जो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए उसे ही सबसे सॉवरेनिटी उसी की रहती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल उसे ही माना जाता है। और वही एट द सेम साइड अमेरिका में देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा पावर है वो किसके पास रहती है, जुडिशरी के पास रहती है। जुडिशियल रिव्यू को बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में दोनों को क्या किया गया, दोनों का सिंथेसिस है। ना ही तो हमने पार्लियामेंट को सॉवरीन रखा है, पार्लियामेंट को सबसे पावरफुल रखा है, ना ही हमने जुडिशरी को सबसे पावरफुल रखा है। अब मैं ये आपको बात 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दूंगी। ये रहे 2 पॉइंट्स। जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और वहीं पे जो पार्लियामेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पोर्शन है, उसे अमेंड कर सकता है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की वजह से। तो हमारा पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी का सिंथेसिस है। नाउ अनदर वन इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो जो हमारे पास है जुडिशरी जो है हमारी इंटीग्रेटेड है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इंटीग्रेटेड? मैंने अभी आपको बताया था इंटीग्रेटेड मतलब क्या रहता है, लोअर लेवल से शुरू होता है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट रहता है उसे सबसे हाई माना जाता है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील माना जाता है। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब क्या रहता है? अब मैं आपको इंडिपेंडेंट वर्ड समझाना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंट मतलब ये रहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है किसी और की वजह से हमारा इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, जो जजेस होंगे वो किसी और की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। अब कैसे नहीं किसी और की वजह से इन्फ्लुएंस होंगे? क्योंकि उनका जो फिक्स्ड टेन्योर रहता है, ठीक है, फिक्स्ड टेन्योर रहता है उन लोगों के पास, उनकी जो चार्जेस रहते हैं, उनकी जो सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलते हैं। और जब रिटायरमेंट के बाद उन लोगों को प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, कंटेम्प्ट के लिए वो पनिश कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमने पावर्स दे रखे हैं सुप्रीम कोर्ट को जिसकी वजह से किसी और से इन्फ्लुएंस ना हो। तो नाउ अनदर फीचर इज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7, यहाँ पे तो 6 लिखे हैं। एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया, माइनस कर दिया गया, जो कि था हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसे हटा दिया गया था। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 6 राइट बच जाते हैं, जो कि है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से 18 जो है राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। फिर राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हैं। मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स भी मेंशन कर रखे हैं कि कौन सा आर्टिकल किसके बारे में बात करता है। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी हैं, जैसे ये आर्टिकल 32 में है। ये जो बहुत सारे रिट्स हैं कि कैसे कोर्ट्स रिट इशू कर सकते हैं, ये बता रखा है मैंने। जैसे आई विल टेल यू अबाउट दिस: हेबियस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्ट्योरारी एंड क्यूवरेंटो। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस. If you want, then I can make another video on this writs. So for right now, this much is enough. Now another feature is directive principles of state policy. Now what is this directive principles of state policy? इसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे नोवल फीचर बोला है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नोवल फीचर बोला है। ये क्या होता है? ये हमारे पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इससे बेसिकली डील करता है, पार्ट 4। ये हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशन में तो वैसे क्लासीफाई नहीं किया गया है कि कितने तरीके के हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, लेकिन खुद पढ़ते हुए लोगों ने बता दिया कि एक सोशलिस्टिक होता है, एक गांधीयन होता है, और एक होता है हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो जो मेन काम रहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का, वो वेलफेयर स्टेट की तरफ देखते हैं, ठीक है। और उनका काम जो ये नॉन जस्टिसेबल रहते हैं, मतलब इसे हम कोर्ट में, इसके लिए हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, ठीक है। नाउ अनदर फीचर इज अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली जब इमरजेंसी प्रोविज़न के बाद से, ये हमने रशिया से लिया है, इमरजेंसी प्रोविज़न के बाद ये आया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में आया था। ये बोला गया था कि इंसान को अपने राइट्स तो पता है, लेकिन साथ में उन्हें अपने ड्यूटी का भी पता होना चाहिए। ये हमने
जो पार्ट 4 ए है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमने ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस कर रखा है। अगर मैं आर्टिकल बताऊं तो आर्टिकल 51 का ए में हमने ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है कि क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जैसे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना और लाइक ऑल दिस थिंग्स। नाउ अनदर वन इज़ सेकुलर स्टेट। इंडिया को हम लोग एक सेकुलर स्टेट मानते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सेकुलर स्टेट? सेकुलर मतलब क्या होता है कि हम किसी एक रिलीजन को, इंडिया किसी सिर्फ एक रिलीजन को ना ही प्रमोट करता है, ना ही उसे गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ सारे रिलीजन के लिए सेम सपोर्ट है। ये भी सेकुलर, ये जो हमारे प्रियम्बल में वर्ड था नहीं, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ये वर्ड हमारे प्रियम्बल में ऐड हो चुका था। उससे पहले भी सेकुलर था, लेकिन कहीं पे मेंशन नहीं था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के आने से ये मेंशन हो गया। जैसे इस सेकुलर करेक्टर दिखाने के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दिस। नाउ अनदर वन इज़, लेकिन अभी के लिए अगर मैं फीचर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो दिस मच इज़ इनफ, बट इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो, आई विल श्योरली मेक ऑन इट। नाउ अनदर वन इज़, अनदर फीचर इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ पे होता है जो भी अडल्ट है, 18+ से जो भी ऊपर का है, उसके पास वोट करने का राइट है। पहले था 21 ईयर्स था, पहले जो एज थी वो 21 थी, लेकिन उसे कम करके 18 ईयर्स कर दी गई। ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू हुआ था। ठीक है, अब इसके पीछे रीज़न ये था कि डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा हम लोग ब्रॉड बनाए। ठीक है, सबको अपनी इम्पोर्टेंस समझ आए। ठीक है, हम इक्वालिटी दिखा सके, माइनॉरिटीज़ अपने इंटरेस्ट की खुद प्रोटेक्शन कर सके एंड ऑल दिस। नाउ अनदर वन इज़, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। मैंने बता रखा है ना कि सेंटर और स्टेट के लिए एक ही सिटीजनशिप होती है, ना कि अलग अलग। ठीक है, नाउ अनदर वन इज़, जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग है, वहाँ का अलग है, वरना तो, और कुछ ट्राइबल एरियाज़ का वरना तो सबके लिए एक ही सिटीजनशिप होती है। लेकिन इन सब के बाद भी, इसका मेन रीज़न ये था कि सबके पास यूनिफॉर्म राइट्स रहें, लेकिन इन सब के बाद भी हमारा इंडिया इतने सारे कम्युनल राइट्स को फेस करता है, इतने क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, कास्ट वॉर्स, लिंग्विस्टिक क्लैशेस, बहुत कुछ होता रहता है। नाउ अनदर वन इज़, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे मतलब जितने भी ऑर्गन है गवर्नमेंट के, उन सबके प्रॉपर फंक्शन के लिए हमने कुछ वो बना रखा है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़। ठीक है, जैसे कि सिर्फ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन्स को छोड़ने के बाद ये एक हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडीज़ आती हैं जो कि डेमोक्रेसी को हमारे प्रमोट करने में काम करते हैं। उसमें एक इलेक्शन कमीशन है, ये हमारे फ्री और फेयर इलेक्शन देखती है कि जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन के रिलेटेड कुछ हो गया इशू, या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई इशू हो गया, तो ये हमारी इलेक्शन कमीशन ही देखेगी। उसके बाद आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसे तो हमारा पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। ये ऑडिटिंग करते हैं, कितना अकाउंट, कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का खर्च हुआ, क्या वो खर्च होना सही था, क्या वो गलत था। एंड यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी है हमारे पास। व्हाट इज़ दिस यूपीएससी? जो रिक्रूटमेंट करते हैं हायर सेंट्रल सर्विसेज पे कैंडिडेट्स की। फिर ऐसे ही हमारे पास सेम वे में एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है। नाउ अनदर फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज emergency सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस। जब कभी कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है हमारे कंट्री में, जिसे प्रेसिडेंट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उन सब टाइम के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 3 तरह की इमरजेंसी लग सकती है, या तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। पहली बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में दिया हुआ है। ये तब लगती है नेशनल इमरजेंसी अगर वॉर हो रहा हो, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, तो या फिर आर्म्ड रेबिलियन, तो आर्टिकल 352 लगता है, नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। उसके बाद आती है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी जैसे ही आ जाती है, प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, प्रेसिडेंट का ही रूल चलेगा स्टेट में। जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को फॉलो नहीं कर पाती, फेलियर हो जाता है। आर्टिकल 356 में मेंशन्ड है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो
उसके बाद प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, सेंटर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो कि आर्टिकल 365 में मेंशन्ड है। फिर आती है एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में, जो कि ये हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लागू हुई है, लेकिन एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होती है जब फाइनेंस से रिलेटेड जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर जो इंडिया का क्रेडिट रहता है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। नाउ द लास्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज 3 tier गवर्नमेंट। हमारे में 3 tier गवर्नमेंट है। ये 3 tier गवर्नमेंट क्या है, और 3 tier गवर्नमेंट है, इसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट जुड़ गया। लोकल गवर्नमेंट जैसे ये जो हमारे पंचायती राज हैं, म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, तो लोकल रूरल गवर्नमेंट एंड लोकल अर्बन गवर्नमेंट, ये हम किसी भी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं। इन्होंने पार्ट 9 ऐड किया है और 9A ऐड किया है और 2 शेड्यूल ऐड किए हैं, शेड्यूल 11 एंड 12, जो कि इसी 3 tier बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसे सजेस्ट किया था। इसने अब हमारा now we are done with the features of the Indian Constitution, salient features of the Indian Constitution. Now this page is about, like as I have told you that I will write कि कौन कौन सा जो हमारा फीचर है वो कौन कौन से वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. So here it is written. If you want you can go through. Thank you. And don't forget to like, share and subscribe. Thank you.